नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बारिश के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहराइच और श्रावस्ती का दौरा रद्द हो गया है, जिसके बाद सीएम ने वर्चुअल तौर पर दोनों जिलों को सौगात दी है। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। देवीपाटन मंडल के चारों जनपदों का केंद्र बिंदु श्रावस्ती है और इसलिए श्रावस्ती के विकास के लिए सरकार ने पहले से ही इस जनपद इस कमिश्नरी के 3 जनपद जो आकांक्षात्मक जनपद हैं उनके विकास की एक ठोस कार्य योजना बनाई है। वहाँ के पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का रहा हो या फिर नए एयरपोर्ट के विकास के लिए हम लोग जहाँ तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं, वहीं आज 390 करोड़ रुपए की से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे श्रावस्ती में आना था, लेकिन वर्चुअली मुझे इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास की घोषणा करनी पड़ रही है। मैं श्रावस्ती से जुड़े हुए सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं का, उपस्थित नागरिकों का इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक संपर्क अभियान को संबोधित कर रहे थे और सामाजिक संपर्क अभियान को संबोधित करने के दौरान ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सबका साथ, लेकिन विकास खुद के और परिवार का होता था। बिजली के वितरण में भी भेदभाव किए जाते थे। पहले 75 जिलों में सिर्फ 4 से 5 जिले ऐसे होते थे जहां पर बिजली आती थी। त्यौहार फीके ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोयले की कमी के बावजूद ज्यादा कीमत देकर बिजली खरीदी है ताकि उत्तर प्रदेश के हर घर में बिजली पहुंचे। इसके साथ साथ उन्होंने दंगाइयों को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और जो भी दंगा करेगा वो ये बात समझ ले कि दंगा करोगे तो आपकी 7 पीढ़ियां इसको भरेंगी। सामाजिक संपर्क अभियान के संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला और विपक्ष पर कई सारे आरोप लगाए। सबके सुख की कामना, सबके आरोग्यता की कामना, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2013 में इस देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। सबका साथ और सबका विकास। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर समाज का विघटन नहीं होने देंगे। सभी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। वंचित, दबे कुचले लोगों की आवाज को एक आवाज देंगे, उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं, आप सबके सामने हैं। समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं, और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया। आवास सबको, शौचालय हर एक परिवार को, जिनके पास शौचालय नहीं उनको शौचालय मिलेंगे, बिजली सबको। बिजली में पहले भेदभाव होता था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आवास गरीबों को नहीं बन रहे थे। आज हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 42 लाख लोगों की आवास बना रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ छोड़ रहे हैं। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। लेकिन पर्व और त्योहार में अंधेरा नहीं होने। आपने देखा होगा पूरी बिजली सब कुछ हर जगह सप्लाई की जा रही, जबकि सामान्य दिनों में यही बिजली हम 7 रुपए में खरीदते थे। लेकिन
पर्व और त्योहार आपका फीका न बनने पाए, इस दृष्टि से बिजली खरीदनी है, गरीबों के घरों में रोशनी देनी है और उनके उत्साह और उमंग को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस आयोजन को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरदोई विधायक नितिन अग्रवाल और समाजवादी पार्टी से सीतापुर के महमूदाबाद से विधायक नरेंद्र वर्मा ने विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 17वें विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी से विधायक नितिन अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से और समाजवादी पार्टी के विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक नितिन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। सपा ने नितिन का चुनाव निर्विरोध नहीं होने देने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी के अधिकृत विधानसभा उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के विधायक और उत्तर प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष के उम्मीदवार, जिसको समाजवादी पार्टी ने अधिकृत तौर पर पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया है, नरेंद्र वर्मा जी। वर्मा जी, जिस तरीके से आज आपने भी नामांकन किया है और समाजवादी पार्टी के ही बागी विधायक नितिन अग्रवाल ने भी नामांकन किया है, किस तरीके से देखते हैं? लोकतंत्र में ये चुनाव आज से 4.5 वर्ष पूर्व हो जाना चाहिए था। प्रदेश विधानसभा की परंपरा रही है कि विपक्ष के सबसे बड़े दल को यह संवैधानिक पद उपाध्यक्ष का जाता है। अभी तक निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से विपक्ष के सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मुझे अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी भी अभी बोल रहे थे नामांकन के बाद, उन्होंने कहा कि हम संसदीय परंपराओं का पालन कर रहे हैं और विपक्ष के चूंकि सबसे बड़ा दल है और रिजर्व होता है ये पद उनके लिए, इसलिए जो उनका प्रत्याशी आया हम उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वो समर्थन कर रहे हैं नितिन अग्रवाल का, तो लगता नहीं कि ये मुश्किल होगा आपके लिए और उनके लिए, क्योंकि दोनों लोग एक पार्टी से हैं और दोनों लोग उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं? अब मुख्यमंत्री जी हैं और प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठे सबसे बड़े मुखिया हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, वो जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने किसको अधिकृत किया है और किसने समाजवादी पार्टी से बगावत की। इनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हैं विधायक नरेंद्र वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी ने उनको अधिकृत किया और वो चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक कल का सवाल है, जब कल इसके लिए मतदान हो रहा होगा, उस समय विधायक भी उनको समर्थन करेंगे और वो विधानसभा के उपाध्यक्ष बनेंगे। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत में सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए बड़े और छोटे दल जुटे हुए हैं। पिछले कुछ वक्त से सूबे की राजनीति में छोटे दलों की बड़ी भूमिका नजर आई है। इससे ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार प्रदेश की राजनीति में इन दलों की भूमिका क्या है। चंद महीनों बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे, लिहाजा सियासी नफे नुकसान का अंक गणित शुरू हो चुका है। चुनावी राजनीति का चक्र अक्सर बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमता है, मगर इस बार यूपी में चुनावी चालें छोटे चेहरों के भी चक्कर लगाएंगी। चुनाव नजदीक आते ही छोटे दलों ने भी हुंकार भरना शुरू कर दिया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने बाकायदा इसकी शुरुआत भी कर दी है। यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव में रजिस्टर्ड दलों की संख्या 474 थी, लेकिन चुनाव में 289 पार्टियों ने ही शिरकत की। प्रदेश में 12 से 15 ऐसी छोटियां पार्टी हैं जो चुनाव पर असर डालती हैं। यूपी जैसे बड़े सूबे में छोटे दलों का गणित समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि कहां किस दल का कितना प्रभाव है। निषाद पार्टी का निषाद, केवट, मल्लाह, बेलदार और बिंद बिरादरियों में अच्छा असर माना जाता है। गोरखपुर, देवरिया, बलिया और वाराणसी समेत 16 जिलों में निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। संजय निषाद दावा करते हैं कि प्रदेश की करीब 100 विधानसभा सीटों पर निषाद वोट जिताने या हराने की ताकत रखता है। जयंत चौधरी की आरएलडी इस बार पश्चिमी यूपी में बड़ी ताकत के साथ उभर रही है। पश्चिम की 100 से ज्यादा सीटों पर आरएलडी का प्रभाव माना जाता है। पटेल और कुर्मी का प्रभाव विंध्याचल, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुछ इलाकों में है। कुर्मी से ज्यादा पिछड़ा वर्ग में सिर्फ यादवों की आबादी है।
अपना दल का वाराणसी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में सीधा प्रभाव है, जो कि करीब 30 सीटों पर असर डालता है। यादव लैंड में शिवपाल की भूमिका बड़ी है। इस क्षेत्र में शिवपाल यादवों को प्रभावित करते हैं। शिवपाल यादव यूपी की करीब 10 से 15 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। इनके अलावा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी प्रदेश की राजनीति में उभर कर सामने आई है। पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर को गठबंधन का ऐलान करने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। परिवार का बेटा वो भी पुलिस में दरोगा बने, सिपाही बने, बाबू बने, लेखपाल बने, उसको भी अधिकार मिले जो 27% रिजर्वेशन है। लेकिन उसका लाभ हमने बड़ी कोशिश किया, जब हमारी बात को नहीं माना तो हमने छोड़ दिया। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। बीजेपी ने 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन कर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का बड़े दलों के साथ गठबंधन का अनुभव बेहद बुरा रहा है। लिहाजा सपा भी अब छोटे दलों को साथ लाने में जुटी है। मौजूदा समीकरणों को देखते हुए सूबे में छोटे छोटे दलों की पूछ बढ़ती जा रही है। हर बड़ा दल इन छोटे दलों पर डोरे डाल रहा है और उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में 20 और 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री सौगात देंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। ये चौथी बार है जब प्रधानमंत्री ने चुनावी शंखनाद के लिए पूर्वांचल की धरती को चुना है। 2014, 2017 और 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान के लिए एक बार फिर पूर्वांचल की धरती को चुना है। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी तथागत की धरती कुशीनगर से कार्यकर्ताओं को मिशन 2022 में जुटने के लिए जोश भरेंगे। पीएम मोदी कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देने के लिए आ रहे हैं। इस एयरपोर्ट को जहां पूर्वी यूपी को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर चमकने की शुरुआत माना जा रहा है, तो वहीं उम्मीद है कि पीएम अपनी जनसभा में पूर्वांचल के लिए कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। पीएम की जनसभा में कुशीनगर के अलावा आसपास के जिलों से भी कार्यकर्ता शामिल होंगे। जाहिर है प्रधानमंत्री यहां से पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। कुशीनगर के बाद पीएम मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी 9 मेडिकल कॉलेजों का तोहफा देकर पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत को और मजबूत करने का काम करेंगे। इसके लिए व्यापक तैयारियों का दौर भी शुरू हो चुका है। शनिवार को खुद मुख्यमंत्री योगी ने तैयारियों का जायजा लिया था। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो पाएगी और यह केवल सिद्धार्थनगर जनपद नहीं बल्कि बलरामपुर, महाराजगंज और निकटवर्ती आपका देश, मित्र देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जनपद सिद्धार्थनगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए पूरी तरह तैयार है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति दी है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल से बीजेपी को बड़ी ताकत मिली थी। पूर्वांचल की अधिकतर सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया था। पूर्वांचल की 156 सीटों में से बीजेपी ने 75% से अधिक सीटें जीती थी, जो इस क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बन गया। अब बीजेपी एक बार फिर अपने इस रिकॉर्ड को दोहराना चाह रही है। पीएम मोदी 2014, 2017 और 2019 के बाद एक बार फिर से पूर्वांचल से ही शंखनाद करेंगे। पिछले 3 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल का भरपूर समर्थन मिला है, लेकिन अब 2022 में पूर्वांचल का मूड क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और आपको सीधे ले चलते हैं
इस वक्त उत्तराखंड, जहां पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल हर की पैड़ी पहुंचे हैं और गंगा आरती में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं, मां गंगा की पूजा कर रहे हैं। ये हरिद्वार से तस्वीर देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल इस वक्त हर की पैड़ी में हैं, जहां पर वो मां गंगा की आरती कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। समाजवादी पार्टी ने फिर से सत्ता में आने के लिए कमर कस ली है। अखिलेश यादव 2022 में महिलाओं और युवाओं के दम पर सत्ता में आने का प्लान बना रहे हैं। पार्टी का जो घोषणा पत्र बनेगा उसमें भी महिलाओं और युवाओं को तरजीह दी जाएगी। बाईस में साइकिल के नारे के साथ अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव के प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। इस बार युवाओं को अपने पाले में करने की जोरदार कवायद की जा रही है। इसीलिए घोषणा पत्र तैयार करने में युवाओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि एसपी के घोषणा पत्र में गरीबों, किसानों, महिलाओं और खासकर युवाओं को लुभाने के लिए कई वादे होंगे। इनमें गरीबों को फ्री बिजली और पानी से लेकर युवाओं को रोजगार देने जैसे ऐलान हो सकते हैं। घोषणा पत्र तो अभी नहीं बताया जा सकता, वो तो जब जारी होगा तभी आपको देखने मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर समय समय पर जिन मुद्दों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठाते रहते हैं, चाहे वो नौजवानों के रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की पेंशन का विषय हो, चाहे गरीब मजदूर नौजवानों के साथ न्याय करने का विषय हो, उन सारे मुद्दों को निश्चित तौर पे हमारे घोषणा पत्र में स्थान मिलेगा। समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखने का दावा कर रही है। दावा यह भी है कि 22 में साइकिल तेजी से दौड़ेगी। हालांकि बीजेपी समाजवादी पार्टी पर तंज कस रही है। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव ने कभी जनता के हित में काम नहीं किया, जबकि योगी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चल रही है और जनता ने फिर से बीजेपी सरकार बनाने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव का जो पुराना समीकरण चलाया माई वाला है ना, मुसलमान और यादव, उससे उनका विश्वास उठता जा रहा है। लगातार हार के बाद उन्हें लगा कि ये पक्ष भी अब हमको वोट नहीं दे रहा है, इसलिए उन्होंने माई का दोबारा ट्रांसलेशन किया, एम से महिला और वाई से यूथ कर दिया और अब वो उसमें लगे हैं कि इसको कैसे समझा जाए। मुझे लगता है मोदी जी की जो योजनाएं 2014 से शुरू हुई और 2017 में जिनको साकार रूप दिया योगी आदित्यनाथ, और 2019 में उसका रिजल्ट दिखा। हमने लगातार योजनाओं का लाभ उस वर्ग तक पहुंचाया जो 70 साल के इतिहास में नहीं पहुंचा था। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 30% युवा वोटर हैं। 30% मतदाता हार और जीत तय करने में काफी अहमियत रखते हैं। बीजेपी पहले से ही यूथ वोटर्स को अपने पाले में करने की कवायद कर रही है। अब समाजवादी पार्टी ने भी युवाओं को साधने की तैयारी की है। फिलहाल युवा मतदाता सभी दलों के वादों और दावों को परख रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये बड़ा वोट बैंक किसके दावों पर यकीन करेगा। नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ युवा का साथ, एक नए नारे के साथ अखिलेश यादव 2022 को फतेह करने के लिए निकल पड़े हैं और इस वक्त समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र को तैयार करने में जुटी है और इस घोषणा पत्र में तमाम पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के मशवरे लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही छात्र युवाओं से भी उनकी मंशा पूछी गई है कि आने वाली सरकार से उनको क्या उम्मीदें, आखिर क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश के युवा। इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, जिसमें युवा सड़कों पर नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में लाना चाह रहे हैं। 2022 के जो चुनाव है उनमें इस मुद्दे को उठाना चाह रहे। साथ ही 2022 में अगर उनकी सरकार आती है तो वो किन किन चीजों को युवाओं को मद्देनजर रखते हुए करेंगे, इस बात की भी घोषणा वो अपने घोषणा पत्र में करेंगे।
हालांकि 30% की जो आबादी है वो युवाओं की है और युवाओं को लगातार अखिलेश यादव अपनी पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिर ये जो घोषणा पत्र है वो कितना कामयाब होता है 2022 में, आखिर अखिलेश यादव अपनी सरकार बना पाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।